नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे की चाहत में जब सास और बेटे ने बहू पर किया अत्याचार तो बहू की सहेली ने लिया ऐसा बदला कि सबके होश ठिकाने आ गए। बेटा 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 और फिर बेटे की चाहत किसी भी इंसान की शायद ये सबसे बड़ी चाहत होती है। अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक बेटे की चाहत होती ज़रूर है। गरीब सोचता है कि अगर एक बेटा हो जाए उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाएंगे ताकि घर के हालात सुधर सके, और अमीर सोचता है एक बेटा हो जाए तो अथाह संपत्ति को एक वारिस मिल जाएगा, और मध्यम वर्गीय सोचते हैं कि अगर एक बेटा हो जाए तो उनके बाद घर में कोई दिया जलाने वाला हो जाएगा। पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या ये काम एक बेटी नहीं कर सकती? किसी से भी पूछो तो यही कहेगा बेटियां सब काम कर सकती हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं है। फिर ये भेद आता कहाँ से है? आइए कुछ ऐसे प्रश्नों के सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम होने को आई थी। आज रूही का स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार स्टाफ रूम में जाती और पर्स से फ़ोन निकालकर चेक करती, शायद रोहन का फ़ोन आया हो, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। बहुत इंतज़ार किया और फिर जब सब्र की सीमा ख़त्म हुई तो रूही ने रोहन को डरते हुए फ़ोन कर ही दिया। रोहन को फ़ोन उठाया। हेलो भैया, रूही बोली। हाँ भाभी, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, रोहन ने जवाब दिया। भैया रीना की क्या खबर है? भाभी रीना की बिटिया हुई है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर रूही ने खुद को संभाला और बोली, भैया रीना कैसी है? रूही ने पूछा। ठीक है, रोहन ने रूखे मन से जवाब दिया। ठीक है भैया, घर पहुंचकर आपसे बात करती हूँ। रूही ने फ़ोन रख दिया और धम से वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में रीना के लिए बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। न जाने किस हाल में होगी, पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में घमासान मचाए हुए थे। तभी दीपा ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। मैडम छुट्टी हो गई, घर नहीं जाना है क्या? रूही मानो नींद से जाग गई हो। उसे जल्दी से अपना पर्स उठाया और घर की ओर चल दी। घर का ताला खोला, पानी पिया और घड़ी पर नजर डाली। 4 बज चुके थे। रोहित अभी ऑफिस से नहीं आए थे। रोज रूही के स्कूल से लौटने के पहले ही आ जाते थे, पर आज क्या हुआ? जब जल्दी आने का इंतजार हो तब नहीं आते। रूही झल्ला गई। उससे रहा नहीं गया। उसने दरवाज़ा खोला और घर के ठीक सामने वाला दरवाज़ा खटखटा दिया। पहली बार में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रूही ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने रीना की सास विमला जी खड़ी थी। रूही को देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रूही ने विमला जी को अपनी बाहों का सहारा दिया और ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया, और फिर रसोई में जाकर एक गिलास पानी ले आई। विमला जी को पानी पिलाया और बोली, चाची जी शांत हो जाइए, किससे रो रही हैं? अरे रूही बिटिया, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था इस बार भगवान बहू की झोली में बेटा डालेगा, और देखो फिर से बिटिया हो गई। अरे चाची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिटिया तो लक्ष्मी होती है। अरे बिटिया, सब कहने की बात है। बेटा बेटा ही होता है, कुल का दीपक होता है। नहीं चाची, बेटियां भी कुल का नाम रोशन करती हैं। बेटिया, हमने तो सपने में भी बहू की गोद में आम देखा था। हमें तो पूरा विश्वास था कि बेटा ही होगा, पर बेटिया भगवान ने इस बार भी धोखा दे दिया। अब चुप हो जाइए चाची जी, जो होना था हो गया। भगवान ने जो दिया उसे स्वीकार कीजिए। हाँ बेटिया, अब और कर ही क्या सकते हैं? विमला जी बोली। चाची जी, आपने खाना खाया? नहीं बेटा, बिल्कुल जी नहीं किया। चलिए कुछ खा लीजिए, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। रूही ने रसोई में जाकर विमला जी के खाने लगाया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। विमला जी ने तुरंत आंसू पोंछ दिए और रूही ने दरवाज़ा खोला।
तो सामने रूही के पति रोहित खड़े थे। चाची जी मुबारक हो, लक्ष्मी घर आई है। रोहित ने दरवाजे पर ही खड़े खड़े चुटकी लेते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूही ने रोहित को चुप रहने का इशारा किया और बोली, चाची जी दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। रूही अपने घर आ गई। रूही खामोश थी, मीना के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अचानक रोहित ने पीछे से आकर रूही को बाहों में भर लिया और बोला, क्या बात है, हर समय चिड़िया की तरह चहकने वाली मेरी जान, आज इतने चुप क्यों है? दूर हटिए, आपको मजाक सोच रहे और मुझे रिया की चिंता सता रही है। अब उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये लोग? रूही तुम ना की परेशान हो रही हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए सब सामान है। और रही चाची जी और रोहन की बात, तो उनको भी समझा दिया जाएगा। उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अगर वो समझदार होते तो आज घर में इस तरह गम का माहौल ना होता। हाँ ये तो है। चलो रीना से मिलने अस्पताल चलते हैं, इसी बहाने नन्ही परी को भी देख लेंगे। और आज सुबह से रिया को भी नहीं देखा है, उसके बिना घर कितना सूना लगता है ना। हाँ ये तो है, लेकिन आज अपनी छोटी बहन को देखकर रिया बहुत खुश हो गई। हाँ ये तो है, रिया है ही इतनी प्यारी। चलिए रीना से मिलने चलते हैं, मैं चाची से भी कहती हूँ तैयार होने को। अरे रोहन से मेरी बात हो गई है, वो भी आता ही होगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते विमला जी की आंखों से जलधारा बह चली। चाची जी आप ये क्या कर रही हैं? फिर आपको रोते देखेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? बेटिया इधर तुम नहीं समझोगी, ये कहकर विमला जी ने अपने आंसू पोंछ दिए। मीना चुपचाप आंखें बंद किए बिस्तर में लेटी हुई थी। पासी पालने में नन्ही परी आंखें खोले टुकुर टुकुर निहार रही थी। शायद वो अपने परिवार का इंतजार कर रही थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका इंतजार किसी को भी नहीं था। नन्ही रिया अपनी बुआ के पास खेल रही थी। रोहित को देखते ही अंकल कहकर रोहित की गोद में आ गई और एक प्यारी सी पप्पी दे दी। रिया की आवाज सुन रीना ने भी आंखें खोल दी। सामने सभी को देख फोट फोट कर रो पड़ी। विमला जी भी रो रही थी। रोहित को समझ नहीं आया कि क्या करे, वो किसे समझाए, कितना समझाए। विमला जी का रोना तो समझ आ रहा था, पर रीना, इसे क्या हुआ? दोनों सास बहू बहुत देर तक रोती रही। रोहित, रिया और रूही नन्ही परी में व्यस्त थे। करीब 1 घंटे बाद, माँ अब घर चले, रोहन बोला। हाँ बेटा चलो। विमला जी एक बार बोलने से उठ गए। नन्ही परी को किसी ने भी एक बार भी नहीं देखा। रूही ने रहाने गया, वो बोल पड़ी, रोहन भैया क्या बेटी को एक बार देखोगे भी नहीं? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं कहकर रोहन ने नन्ही परी के सिर पर हाथ रख दिया। पर क्या एक नवजात बच्चे के लिए उसके पिता का इतना प्यार काफी था? शायद नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं। वही खामोश सब देख रही थी। उसकी हिम्मत ना हुई कि विमला जी से कहे कि वो भी नन्ही परी को आशीर्वाद दे। रूही रीना के पास गई। रीना रूही को देख फिर रो पड़ी। रूही ने रीना की आंखों में देखा और सिर पर हाथ फेरा और फिर धीरे से बोली, रीना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अपना और बेटे का ख्याल रखना। विमला जी ने नन्ही परी की ओर देखा भी नहीं था। यह घर आने को तैयार नहीं थी। छोटी बहन को साथ लेकर चलने की जिद करने लगी। सभी लोग घर आ गए। उस दिन रीना के घर में किसी ने ना तो खाना बनाया और ना रूही का भिजवाया खाना किसी ने खाया। उस रात रूही को नींद नहीं आई। उसे समझ में नहीं आया था कि किस काम की ऐसी शिक्षा शिक्षित समाज के लोगों के दिमाग से बेटे और बेटी का भेद ना मिटा सके। आज जो कुछ भी उसने देखा, उसमें मात्र रिया ही ऐसी थी जिसके अंदर नन्ही परी के आने से खुशी दिखाई दी। बाकी तो सबके साथ साथ रीना को भी नन्ही परी के आने से कोई खुशी नहीं थी। रूही को याद आया वो दिन जब रीना से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। हेलो, मैं रूही, तुम्हारे सामने वाले घर में रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रीना है मेरा नाम।
जी दीदी, आपके बारे में इसे बहुत सुना है, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। अरे रोहन भैया की तो आदत ही है सबकी तारीफ करने की। अब जब हम साथ रहेंगे तब एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। मैं तुम्हें खाने के लिए बोलने आई थी, आज शाम का खाना तुम हमारे साथ ही खाना है। जी दीदी, आप परेशान मत हो। अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसी बहाने कुछ देर साथ रहेंगे। शाम को रोहन और रीना दोनों लोग रूही के यहाँ खाने पर आए। खूब बातें हुई, पर रूही ने रोहन और रीना के बीच एक दूरी महसूस की। और फिर अगले दिन रूही स्कूल चली गई। सुबह 9 बजे से शाम के 4 स्कूल में बज जाते थे। और फिर पूरे दिन की थकान के बाद रूही की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के घर जाए। फिर भी 4-5 दिन हो चुके थे। रूही की ना तो आवाज़ सुनी और ना ही रीना को देखा। रूही को लगा कि रीना रिजर्व रहती हो, पर पहले दिन बात करके लगा तो नहीं था। 2 दिन बाद रविवार की छुट्टी ही, वैसे तो पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता था। फिर भी रोहित सुबह सुबह बोले, जल्दी से काम निपटा लो, आज शाम की चाय रोहन के घर पर ही पियेंगे। क्यों, भैया ने चाय पर बुलाया है क्या? नहीं बुलाया तो नहीं। ठीक है। शाम को रूही और रोहित जब रीना के घर पहुंचे, रीना रसोई में थी और रोहन टीवी देख रहे थे। रीना, क्या कर रही हो? रूही बोली। जी दीदी, आई। रूही की आवाज़ सुनकर रीना तुरंत रसोई घर से बाहर आ गई। रूही की नजरें रीना के चेहरे पर अटक गई। उलझे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर फीकी सी मुस्कान। अरे रीना, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रूही बोली। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, रीना ने जवाब दिया। फिर उसने रोहित से नमस्ते की। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रीना, लगता है रोहन तुम्हें कई बार लेकर नहीं जाता। रोहित ने हंसकर कहा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर उसने रोहन पर नजर डाली। रोहन खामोशी से टीवी देख रहा था, उस पर सबकी बातों का कोई असर नहीं था। यार रोहन, अभी तुम्हारी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और तुम रीना को देखने की बजाय टीवी देख रहे हो। हमें देखो, शादी के 2 साल हो गए, पर अभी भी मैडम के चेहरे से हमारी नजर नहीं हटती। रोहन हंस दिया। रीना रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे पीछे रूही भी चली गई। क्या बात है रीना? कुछ नहीं दीदी। इतना कहकर रीना रो पड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बोलती हो और अपना दुख छिपा रही हो। दीदी, अब शाम को स्कूल से आने के बाद क्या करती हो? थक जाती हूँ, इसलिए बाहर नहीं निकलती, पर तुम जब चाहो मिलने आ सकती हो, तुम्हारा ही घर है। ठीक है दीदी, कल आपसे मिलने आऊँगी। अभी चाय तैयार है, चलिए चाय पीते हैं। थोड़ी देर बाद रूही और रोहित अपने घर वापस आ गए, पर पूरी मुलाकात में रूही और रोहन रीना के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। अगले दिन रूही स्कूल तो गई, पर उसे शाम का इंतजार था। शाम हुई और दरवाजे पर घंटी बजी। रोहित ने दरवाज़ा खोला। अरे रीना, आओ। रूही, देखो रीना आई है, कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। रूही कमरे से बाहर आई और बोली, आओ रीना, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। रीना सोफे पर बैठ गई। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? रूही ने रीना से पूछा। ठीक है दीदी, सब ठीक है। रीना, तुम कल इतना परेशान क्यों थी? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। रीना, तुम मुझसे अपनी तकलीफ बता सकती हो? दीदी, परेशानी तो है, अभी शादी के 6 महीने भी नहीं हुए और रोहन और माँ जी की इच्छा है कि मैंने उन्हें कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, और इसी बात को लेकर मेरी और इनकी हमेशा बहस होती है। दीदी, इन्हें जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए, और वो भी बेटा। क्या ये अपने हाथ में है? कैसी बातें कर रही हो? रोहन भैया की ऐसी सोच, ये तो विश्वास ही नहीं होता। बस दीदी, यही तो बात है। शादी के बाद मैंने 1 महीना भी चैन से नहीं गुजारा है। मेरी जेठानी की 3 बेटियां हैं, इसलिए सभी की उम्मीद मुझसे ही है। और क्या दीदी, मुझे ये लोग धमकी देते हैं, अगर जल्दी एक बेटे की माँ ना बनी तो मुझे तलाक देकर रोहन की दूसरी शादी कर देंगे। और रोहन भैया का क्या कहना है? दीदी, वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहते,
पर उनकी बातों से जाहिर होता है कि उन्हें भी मुझसे बेटा ही चाहिए। देखो रीना, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और तुम ही रोहन भैया को समझा सकती हो। जी दीदी, कल ही समझाने की कोशिश की थी, किंतु वो बातों ही बातों में गुस्से से आ गए और उन्हें मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया। मुझे बोले माँ की इच्छा को मैं पूरा करना है, फिर तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और इस विषय में किसी को समझाने की कोशिश मत करो। जब समय आएगा देखेंगे। सभी लोग पढ़े लिखे नादान हैं, तुम अभी चुप रहो। रूही ने रीना को सलाह दी। ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और फिर उस दिन के बाद रीना और रूही बहुत अच्छी सहेली बन गई। रूही स्कूल से आती और थोड़ा आराम करके रीना के पास चली जाती, या फिर रीना रूही के पास आकर अपना मन हल्का करती। रीना और रोहन के बीच अक्सर बच्चे को लेकर झगड़े होते, किंतु रूही के समझाने का असर था कि अब रीना को रोहन की बातों का फर्क नहीं पड़ता था। रूही और रीना की दोस्ती के 2 साल हो चुके थे और रीना माँ बनने वाली थी। रोहन भैया उसका बहुत ख्याल रखते थे, खाना पानी से लेकर हर आराम तक, और ना जाने कितने वादे किए। रीना की सास भी 2 महीने पहले से आ गई। रीना को एक काम नहीं करने देती और रात दिन भगवान से बेटे की प्रार्थना करती, किंतु होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। ठीक 9 महीने बाद रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रीना ने अपने कलेजे के टुकड़े को भगवान का आशीर्वाद मानकर सीने से लगा लिया, किंतु रोहन ने बच्ची को जी भरकर देखा तक नहीं। अपना बच्चा था, अपना तो था ही। जब भी कोई रोहन को बेटे होने की बधाई देता और कहता बेटी तो लक्ष्मी होती है, तो रोहन कहता घर में अंधेरा हो तो लक्ष्मी जी भी नहीं टिकती, और घर से उजाले के लिए घर का चिराग भी तो होना चाहिए। रिया के होने के बाद रीना ने घर में कोई इज्जत नहीं रही। सारा दिन काम में लगी रहती। कई बार रीना काम में लगी रहती और रिया रोती रहती, और रोहन अपनी माँ के साथ रिया को कोसते रहती। इस तरह रिया 2 साल की हो गई और रीना भी रिया के साथ खुश रहने लगी। अब रीना दोबारा माँ बनने वाली थी और इस बार सबको बेटा ही चाहिए था। इस बार तो चोरी छिपे अल्ट्रासाउंड भी करवाया। ज्योतिषी को भी विचार आ गया। सभी ने बताया इस बार बेटा ही होगा। संगत का असर था कि इस बार रीना भी तरह तरह के आइडिया लगा रही थी और पूरा विश्वास था कि इस बार उसे बेटा ही होगा। विमला जी भी अक्सर सपने में आम ही देखती थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार कुल दीपक ही जन्म लेगा, पर इस बार भी बेटी आ गई। घर में कुल 6 बेटियां हो गई और बेटा एक भी नहीं। और शायद आखिरी उम्मीद टूटने के बाद इस बार रीना भी दुखी थी। घर की बालकनी में नवजात शिशु के कपड़े सूख रहे थे। रीना अस्पताल से घर आ गई, किंतु पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। शाम होते ही रूही सुंदर सी परी वाली फ्रॉक लेकर रीना के घर पहुंच गई। घर के अंदर का नज़ारा देख रूही स्तब्ध रह गई। नन्ही परी रो रही थी। रिया उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। विमला जी और रोहन धारावाहिक देख रहे थे। कल्पना दोपहर में ही हॉस्टल वापस चली गई थी और रीना रसोई में बर्तन घिस रही थी। अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे नन्ही परी को जन्म लिए। यूं अचानक रूही को देख विमला जी और रोहन सकपका गए। अरे और रूही बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ चाची जी। स्कूल से वापस आई तो देखा नन्ही परी के कपड़े सूख रहे थे, सोचा मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा, ठीक किया, आओ। रूही ने तुरंत नन्ही परी को गोद में ले लिया। ये क्या, नन्ही परी के कपड़े तो गीले थे। रीना, क्या कर रही हो? परी ने सूसू की है। रूही जोर से बोली। जी दीदी, आ रही हूँ, रीना बोली। किंतु रीना के आते आते रूही परी के कपड़े बदल चुकी थी। रीना, ये सब क्या है? इतनी लापरवाही, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। रीना कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों में आंसू थे। रिया दूध मांगने लगी। रिया ने फ्रिज खोला। फ्रिज में थोड़ा ही दूध। रिया ने आधा गिलास दूध निकाल कर उसमें पानी भर दिया और शक्कर मिलाकर रिया को दे दिया। रूही की आंखों में आंसू आ गए।
अगर नन्ही परी की जगह बेटा होता तो भी क्या रीना की यही हालत होती? शायद नहीं। चलती हूँ रीना, अपना ख्याल रखना। जी दीदी, आते रहना। अब तो रूही लगभग रोज ही शाम को रीना से मिलने जाती और रीना की हालत देख दुखी होकर लौट आती। एक दिन रीना, तू अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? दीदी, मम्मी का फ़ोन आया था किस दिन लेने आ जाए, पर मैंने मना कर दिया। पर क्यों? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दीदी आपकी बात तो सही है, पर दीदी अगर मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो वो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। मैं जानती हूँ दीदी, माँ जी तो चाहती ही यही है। दूसरी बेटी होने के बाद मुझे ये लोग दुश्मन की नज़र से देखते हैं। दीदी, एक बेटी की चाहत में कुछ भी कर सकते हैं। रीना, उतना ही अन्याय बर्दाश्त करना जितने में तुम्हारी जान का खतरा ना हो। मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ, याद रखना। हर हाल में स्वाभिमान मत खोने देना। ठीक है दीदी, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। रूही घर वापस आ गई और सारी बात रोहित को बताई। रोहित ने रूही को समझाया, रूही, ये जो भी हो रहा है गलत है, पर समय का इंतजार करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे? रूही फिर अपने घर और उसकी जिम्मेदारी में उलझ गई। रीना ने तीन दिन मुलाकात नहीं होती। नन्ही परी के जन्म के 2 महीने हो चुके थे। एक दिन रूही अपनी कक्षा में थी, तभी चपरासी ने रूही को आकर बताया कि मैडम, आपके पति ने मुझे फ़ोन किया, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनको फ़ोन कर लीजिए। इस समय रोहित का फ़ोन, ऐसी क्या बात हो गई? सोचकर रूही ने पर्स से फ़ोन निकाला। रोहित के 5 मिस कॉल पड़ी थी। रूही ने रोहित को फ़ोन किया। हेलो, रूही बोली। रूही, जल्दी घर पहुंचो। क्या बात है? मैं रास्ते में हूँ, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ, कहकर रोहित ने फ़ोन रख दिया। रूही भी घबरा गई। उसने आधे दिन की छुट्टी ली और घर चल दी। घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। रूही को देखते ही रोहित रूही के पास आ गए। रोहित, ये भीड़ कैसी है? क्या हुआ है? रूही ने घबराकर पूछा। रूही गजब हो गया, हिना भाभी ने खुद को आग लगा ली। क्या बात कर रहे हो? हिना ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती, ये सच है। उन्होंने अपने और नन्ही परी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अभी वो कैसी हैं? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। रीना के घर के अंदर जाने लगी। रोहित ने रूही का हाथ पकड़कर पीछे खींच दिया। रूही, रीना और नन्ही परी अब दुनिया में नहीं रहे। रूही चीख चीख कर रो पड़ी। नहीं रीना, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती, तुम इतना गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। तभी रूही को रिया की याद आई। रोहित, रिया कहाँ है? रिया अपने घर में है, पड़ोस वाली भाभी जी ने उसे संभाला है। चाची जी और रोहन घर में है, और रीना, वो भी तो घर के अंदर ही है। पुलिस को फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस भी आती होगी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। थोड़ी पूछताछ के बाद रीना और नन्ही परी को एम्बुलेंस में लेकर चले गए और पुलिस छानबीन में लग गई। विमला जी और रोहन के भी बयान लिए गए। दोनों ने बताया कि जब रिया ने आग लगाई तब विमला जी, रोहन और रिया सो रहे थे। अचानक रीना की चीख पुकार सुनकर नींद टूट गई थी और जब तक बचाने की कोशिश करते रीना और परी बुरी तरह जल चुके थे। और रोहन ने फ़ोन किया था। रूही से भी पूछताछ हुई। पुलिस रूही से भी पूछताछ करना चाहती थी, किंतु बहुत अधिक रोने और तबीयत खराब होने के कारण रोहित ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया। आसपास के लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ की और सभी ने बताया कि विमला जी और रोहन रीना को बहुत प्यार करती थी और कोई भी नहीं बता पाया कि रीना ने आत्महत्या क्यों की थी। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया और विमला जी और रोहन को शहर के बाहर ना जाने का आदेश दिया। शाम का समय था। रूही ने सभी का खाना बनाया। विमला जी और रोहन रूही के घर आ गए थे। विमला जी की चेहरे पर अब तक डर के भाव थे। रोहन भी बिल्कुल चुप था। रिया पलंग पर सो रही थी। रोहित भी चुपचाप रिया को निहार रहे थे। उनकी आंखों में रिया को लेकर दर्द साफ झलक रहा था। उन्हें रिया की चिंता सता रही थी। क्या रीना ने ऐसा काम करते समय
रिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। नन्ही परी के ऊपर मिट्टी का तेल डालते समय क्या जरा भी हाथ ना कांपे होंगे? ऐसा ना जितने कितने सवाल रोहित के दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर में रिया की नींद खुल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। रोहित ने रिया को सीने से लगा लिया। तभी रोहन रिया को गोद में लेने को आगे बढ़ा। रिया चीख कर रोहित से लिपट गई और भयभीत नजरों में भी विमला जी और रोहन को देखने लगी। विमला जी और रोहन दोनों घबरा गए। रोहित सब कुछ देख रही थी, अपनी दादी और पापा से। रिया इतना क्यों डर रही थी, ये बात रूही को समझ आई। उस रात रिया रूही से चिपक कर सोई और पूरी रात चौंक कर रोती रही। अगली सुबह रूही ने रिया को चॉकलेट दिलवाने के बहाने पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। रूही के कहने पर जब पुलिस ने भी भैरा फुसलाकर रिया से पूछताछ की तो रिया ने टूटी फूटी भाषा में जो बताया वो बहुत ही भयभीत करने वाला था। उसने बताया कि मम्मी रसोई में खाना बना रही थी। पापा ने मम्मी को पकड़कर मुंह दबा दिया और नन्ही परी के पलंग पर मम्मी का मुंह बांध दिया और दादी ने तेल डालकर मम्मी को आग लगा दी। मैं रोने लगी तो पापा बोले तुमको भी आग में फेंक दूंगा। बताते हुए रिया रो पड़ी। रूही ने उसे सीने से लगा लिया और रिया ने भी रूही को जकड़ लिया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और रोहन और विमला जी को गिरफ्तार कर लिया। तब तक रीना के मायके वाले भी आ गए। रिया को उसकी नारी को सौंप दिया गया। दोस्तों, एक बेटे की चाहत में एक परिवार ने अपने ही बहू और पोती की जान ले ली। सभी लोग पढ़े लिखे थे किंतु विचारों से सभी पिछड़े और अशिक्षित ही थे। रूही और रोहित ने इस दूसरे के घर का मामला समझा। वो पढ़ा लिखा था और जानता था कि बेटा या बेटी अपने हाथ की बात नहीं है। और विमला जी सुबह एक बेटी की माँ थी, फिर भी बहू का दर्द ना समझ सकी। अगर इनमें से कोई एक भी बुद्धिमान होता और अपने शिक्षित होने का सही उपयोग करता तो शायद ये रीना और नन्ही परी का ऐसा अंत ना होता और रिया बिन माँ की बच्ची ना कहलाती। शिक्षा का मतलब मात्र डिग्री नहीं बल्कि उन विचारों में परिवर्तन लाना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और गर्त में धकेलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करते। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।